वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स-अमूर और निगरान हुकूमत में साबिक वफाकी वज़ीर इशफाक तौला साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि इस बार का जो माली बजट है वो कितना चैलेंजिंग है हुकूमत वक्त के लिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के नीचे हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में हम चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहे हैं, तो हमें स्पेस अवेलेबल है कि जो हम कह रहे हैं वो सैलरीज क्लास को कुछ अपने रिलीफ देना हो, रियल स्टेट को या दीगर कुछ सेक्टर्स के हवाले से हम कुछ चाह रहे हैं कि जो तजावीज़ हमारी हैं IMF उसको तस्लीम कर ले, तो कितनी स्पेस अवेलेबल है आपके ख्याल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू श्री राजी साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो, और अस्सलाम वालेकुम आपको, आपकी टीम को और तमाम नाज़रीन को। देखिए, हमने एक पूरी रिपोर्ट इस पे तरतीब की है और आपने ये पढ़ भी ली होगी। मेरा ख्याल है ये दिस बजट विल बी ऑन द टाइट रोप, और मुझे जो लग रहा है कि स्पेस नहीं है हमारे पास। और जब भी आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो ये वी ऑल नो, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कोई स्पेस आपके पास होती नहीं है। मगर मसला ये है इस वक्त, जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, कि इस गवर्नमेंट को अब एक चीज का ये फैसला करना है कि क्या हमें ग्रोथ ओरिएंटेड बजट चाहिए कि आपको स्टेबिलिटी को मजीद 1-2 साल रखना है और ग्रोथ को थोड़ा सा पीछे रखना है, बैक बर्नर पे। मैं ये नहीं कहता कि ग्रोथ को आपको करना है, मगर ग्रोथ को फिल वक्त मैं नहीं समझता हूँ प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिल वक्त आपको स्टेबिलिटी की देनी चाहिए। देखिए, अगर आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे और वही जो पुरानी रविश थी हमारी कि इम्पोर्ट लेड ग्रोथ हम करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अक्लमंदी होगी हमारे लिए। हम इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट करने के बाद हम अपने रिजर्व्स को एग्जॉस्ट करें, फिर हमें मजीद लोन लेने पड़े। अब आप देखें, पिछले सालों में हमने 10 अरब डॉलर तक के अपने कर्जे वापस किए बगैर किसी बड़े सपोर्ट के, और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि हमने अपने इम्पोर्ट की रिस्ट्रिक्शन की थी। और मैं ये समझता हूँ कि अब हमें ये वक्त आ गया है, जैसे दूसरे मुल्क एक बात कर रहे हैं कि जी अब हमें 100% सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो हमें भी अब ये सोचना पड़ेगा कि जी हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और गवर्नमेंट को भी, देखिए IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अगर आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। आपने एक बड़ी खबर देखी होगी कि IMF चाह रहा है कि जी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को आप टाइट रखें, तो मीनिंग दैट कि 11% जब आप कम ना लाएं या लाएं तो बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। हत्ता कि आपको ये पता होगा कि जब हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा था और इंटरेस्ट रेट कम था, यानी कि 29-30 पे जब इन्फ्लेशन था और 22% पे जब इंटरेस्ट रेट था, तो वो हम पे प्रेशर डाल देते कि जी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, आप नेगेटिव जोन में। अब हम एक ह्यूज पॉजिटिव जोन में है। अगर मैं देखूं तो 4.5-5% से ऊपर हमारा एवरेज नहीं है इन्फ्लेशन, पिछले अगर मैं 1 साल का लेता हूं तो, और अब हम 11% यानी 6% का रिवर्स है, और ये दुनिया में मेरा ख्याल इतना बड़ा डेल्टा कहीं पर, तो उस वक्त अब हमें कोई एडवांटेज नहीं होता। ये बात आप पावर कराना चाहता हूं मैं आपको कि अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो इट इज नॉट के प्राइवेट सेक्टर या आपकी जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को भी काफी आराम मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ उस वक्त ग्रोथ को आप भूल जाए। IMF की अगर पॉलिसी है वो इम्पोर्ट खोलने की बात कर रहे हैं, तो ये हम पे कोई कंपल्सन नहीं है कि हम करें। हमें उस तरफ ना जाना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि नहीं जी हम इस वक्त इम्पोर्ट नहीं खोलेंगे। हाँ, आपके जो दूसरे मेजर्स हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट के अलावा हम अपने सिस्टम को ठीक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेंगे। जी बिल्कुल हम एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएंगे, जी बिल्कुल हम दुकानदारों पे टैक्स लगाएंगे, बिल्कुल हम ट्रू टैक्सेशन करेंगे, वो इंडिविजुअल जो टैक्स नहीं देते उनसे हम लेंगे। हम अपने लॉ में रहते हुए जो वो टारगेट दे रहे हैं, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ फरहाद भाई कि हम कर सकते हैं। मगर अगर इस किस्म के डिक्टेशन लेने पड़ेंगे हमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज कि आप ये मत भूलिएगा कि अभी आप एक वॉर लड़के आए हैं और आपकी वेस्टर्न बॉर्डर्स में भी आपको खतरा है, ईस्टर्न बॉर्डर में भी खतरा। तो ये हमें अब डिफेंस के एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। हमने अंदाजा लगाया 2800 अरब अगले साल की थी, बट मेरी टीम और मेरा एक यूनिफॉर्म अंदाजा था कि 2800, बट मेरा अपना पर्सनल व्यू अगर आप देखें तो ये 3000 को भी तजावज कर सकता है, अगर थोड़ी सी इस किस्म की कोई और एक स्पेल चला
वॉर का तो फिर हमें जिम्मेदार से ऊपर। लेकिन इशफाक साहब, इनफैक्ट जो आपने डिफेंस बजट की बात की, गोया कि अगेन फिर हमारे पास फिजिकल स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि ना तो अपने टैक्स बेस को बढ़ा सके और रिटेलर्स की तरफ हम गए थे कोई ताजब दो स्कीम लेके, बट उसका भी बहुत बुरा हाल हुआ। गोया कि कहा जा रहा है कि हार्डली 40 लाख रुपए हम उससे वसूल कर पाए, उसके मुकाबले में तनख्वाहदार तबका जो है वो कोई 433 बिलियन गोया के रुपए उन्होंने टैक्स कंट्रीब्यूट किया है। तो फिजिकल स्पेस आपको कहाँ लग रही है? हम तो जो सैलरीज क्लास को रिलीफ देना चाह रहे हैं, IMF के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो डिफेंस के लिए तो बहुत कुछ चाहिए सर। इफ्तिखार साहब, बात यह है कि हमने एक रिपोर्ट तरतीब की थी 2023 के अंदर, उसमें सारा मैकेनिज्म था और ये जितने भी ताजिर हजरात थे हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं और इनसे बड़ा मेरा वास्ता पुराना भी रहा है, इनसे मैंने एग्री करा लिया था कि वो 1% ये देने के लिए तैयार थे अपने टर्नओवर का। अब तो 3 करोड़ जिनका था, हमने कहा छोटा ताजिर है, हम इनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आप 1% दे दें। यानी कि हमारा कहने का मकसद ये था कि जिसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए, 3 लाख रुपए टैक्स कम से कम दे दे, तो वो हम उनको कुछ कहने के लिए नहीं तैयार। अगर इनसे जो बड़ा है 3 करोड़ से ज्यादा इसका टर्नओवर है, वो मिनिमम टैक्स में आएगा, उनका कटेगा 1% ही, बट उनको पूरा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उनको मैंने पूरा फैसिलिटेट कर दिया था और पूरी इसमें मेरी टीम बैठी थी जिसमें 3 FBR के मेंबर, 4 चीफ सेक्रेटरीज वगैरह सारे थे और सामने भी काफी इनके जो रहनुमा है वो सारे बैठे हुए थे, एंड दे ऑल हैव एग्रीड। तो उससे हमें, मेरा ख्याल है 270 बिलियन उस वक्त आ रहा था, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 22 के डेटा। तो आज तो दुनिया ही बदल गई है, 2 साल में इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ा, फिर चले घटा रुका, सब कुछ है, बट मैं सेफली कह सकता हूँ 300-400 बिलियन हम ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बड़ा मसला है, आपकी स्टॉक मार्केट तो जैसे बहुत मूव कर रही है, बट वो प्राइस अर्निंग रेशियो की वजह से हो रही है। अगर आप डिविडेंड यील्ड पे भी देखें तो कोई इतना मुझे यील्ड नजर नहीं आ रही है और बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेसेस हैं जो कि डिविडेंड देते ही नहीं है, और वो डिविडेंड ना दे के गवर्नमेंट का जो हिस्सा है डिविडेंड पे टैक्स का वो रोक के बैठे हुए। तो हमने इनको यही कहा था, पहले भी कहा था, अब भी हम कह रहे हैं कि जी उनके डिविडेंड्स पे आप कम से कम एक काम करें, उनसे एडवांस ले लें कि यार चलो ठीक है, जब तुम डिविडेंड देखो तो एडजस्ट कर लेंगे। अब वो भी मेरा ख्याल है सोचने लगे। फिर दूसरा ये है कि अब आप कह रहे हैं जैसे ट्रू टैक्सेशन कि जी इफ्तिखार साहब के पास अगर से 10 करोड़ के एसेट्स हैं या 20 करोड़ के एसेट्स हैं और वो अगर अपना टोटल समझ लें 22 लाख रुपए टैक्स पे कर रहे हैं और अगर 1% में टैक्स उनके एसेट्स का लूं तो से इनका 20 लाख बनता है, तो इफ्तिखार साहब तो अपने हिस्से का दे रहे हैं। और दूसरी अगर इशफाक तोला के पास 50 करोड़ के एसेट्स हैं और मैं सिर्फ 20 लाख रुपए दे रहा हूं तो मेरे हिस्से का टैक्स आप पे कर रहे हैं, तो उसकी हॉरिजॉन्टल इक्विटी के लिए ये बड़ी इनोवेटिव आइडिया थे जो कि लॉ के अंदर मौजूद है, लीगली टेनेबल है और हो सकते थे। बट जहां पर जो आपने पाकिस्तान में ना जो सबसे बड़ी इफ्तिखार भाई इतने अरसे में हमने जो स्पेशलिटी क्रिएट की है ना, हमने माफिया क्रिएट किए। उनके बड़े डीप पॉकेट्स हैं, वो इतने डीप पॉकेट्स हैं कि दे कैन बाय एनीवन, दे कैन इन्फ्लिक्ट इंजरी टू एनीवन। किसी का भी मुंह बंद कराना हो, किसी को ओहदे से हटवाना हो, ये माफियाज हैं, तो ये माफिया हर जगह मौजूद। तो इनफैक्ट इसका मतलब है कि आपने अपनी बीमारी को डायग्नोज तो कर लिया है, बट उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर माफियाज आगे आ जाते हैं। लेकिन जो आपने रिटेलर्स के हवाले से भी बात की कि 1% आप टैक्स लगा दें ब्लैंकेट, एक तो इनफैक्ट, और साथ में एक और भी मित्तल एसोसिएट्स की एक रिकमेंडेशन जो आपने मेरे ख्याल में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी पेश किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जी ये अब ई-पेमेंट्स की तरफ जाना चाहिए ताकि इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो। गोया कि उस हवाले से फिर FBR की कैपेसिटी है कि आप कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करें। आपकी रिकमेंडेशन तो है कि 10,000 से ऊपर आप करने ना दें, तो ये मुमकिन हो पाएगा? बड़ी एम्बिशियस किस्म की एक रिकमेंडेशन है, इसके लिए FBR तैयार है सर? बेसिकली हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। FBR इज सपोर्टिंग। देखिए FBR के सिस्टम में वही पेमेंट आएंगी जो पेमेंट हम करते हैं। मैं कैश करता हूँ, कैश आएंगी। जैसे POS अब वो लगा रहे हैं, उन्होंने आपको पता ना ई इनवॉइसिंग शुरू कर दी, तो ई इनवॉइसिंग के जरिए डेटा तो उनके पास आना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कैश इकोनॉमी को FBR से शायद एक ताल्लुक होगा, बट इतना नहीं होगा। मगर एक एक्चुअली हमारे पास जो सबसे बड़ा एक मॉडस ऑपरेंडी होगा और सबसे बेहतर हमारे पास तरीका होगा कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सिस्टम बना हुआ है जिसको हम कहते हैं रास सिस्टम,
ये रास्ट सिस्टम वो है जो स्टेट बैंक ने बनाया है, इनका गेटवे है। और अगर जैसे आप अगर हमारे नेबरिंग कंट्री में देखें, उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया है। और इवन आप देखेंगे तो उनके नारियल पानी बेचने वाले के पास भी बारकोड है, और इवन फकीरों के पास भी गले में बारकोड लटका के बैठे हुए। तो हम भी उसी सिस्टम को लेके चल सकते हैं।